सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूँ मुइज़्ज़ुर रहमान और मैं हूँ अरीबा फ़ातिमा। आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट अपडेट के साथ। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी हालात ख़राब हैं, देखते हैं क्यों। भारत के सेंट्रल स्टेट छत्तीसगढ़ में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़े ऑपरेशन में 31 माओइस्ट और उनके वर्कर्स को हलाक कर दिया है। 2 सिक्योरिटी एहलकार भी ऑपरेशन में मारे गए हैं और 2 ज़ख्मी भी हुए हैं। ये 2025 का अब तक का सबसे बड़ा इंसिडेंट था इंडिया में होने वाला और पिछले 1 महीने में दूसरा बड़ा वाक़या है। ये इंद्रावती के एरिया में हुआ है और यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ये बहुत ही खूनी वाक़या था जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने बग़ैर किसी वार्निंग के सिविलियंस के ऊपर फायरिंग की। नाज़रीन, स्टेट पुलिस इंस्पेक्टर जनरल पटलिंगम सिंधराज के मुताबिक सैकड़ों पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों ने फोर्स्ड एरिया में ऑपरेशन किया। उन्होंने दावा किया कि यह ऑपरेशन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर किया गया, लेकिन नाज़रीन हैरानकुन बात यह है कि इससे पहले 23 जनवरी को भी ग्रैंड डिस्ट्रिक्ट में 16 माओ नवाज़ हलाक किए गए थे। इनमें से 12 पर कुल $3,45,000 का इनाम था और उसके बाद 31 जनवरी को पेजापोर्ट डिस्ट्रिक्ट में 8 और अफराद मारे गए। नाज़रीन, यहाँ आपको बताएं कि इंडियन गवर्नमेंट का दावा है कि ये जो माओइस्ट हैं इनके मुल्क में ये माओ ज़ेडोंग जो चाइनीज़ कम्युनिज़म के लीडर थे उनकी पैरवी करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत बयानी है। इनकी जद्दोजहद इस वजह से है कि इंडिया ने अपनी इंडिजिनस कम्यूनिटीज़ को नेचुरल रिसोर्स से महरूम रखा हुआ है। छत्तीसगढ़ जो मिनरल रिसोर्सेज के हवाले से बहुत ही ज़्यादा एक मालामाल स्टेट है, इंडिया का सबसे गरीब स्टेट भी है। लोगों के पास जॉब्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, क्लिनिक्स नहीं है। इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी ये दावा किया है कि वो 2026 तक माओ नवाज़ तहरीक को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। नाज़रीन, भारत ने रेड कॉरिडोर में हज़ारों फ़ौजी तैनात कर रखे हैं। हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक पिछले साल 257 माओ नवाज़ कारकुनान मारे गए थे, जिनमें से ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में थे। ये तशद्दुद का सिलसिला 1967 से जारी है, जब माओ नवाज़ कारकुनान ने अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद शुरू की थी। सबसे अहम बात नाज़रीन यहाँ पर यह है कि ये जो माओइस्ट हैं ये लोग अपनी ज़बान में लोगों से बात करते हैं और बेहतर मुस्तकबिल का वादा करते हैं। इंडियन फोर्सेस के इस तरह के ऑपरेशन से ज़ाहिर होता है कि इंडिया ने अपने ही शहरियों के साथ कितनी बेरहमी से पेश आता है। पुलिस के मुताबिक माओ नवाज़ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को तबाह करते हैं, ऑफिशल्स को अगवा करते हैं, ट्रेन ट्रैक्स को उड़ा देते हैं और जेलों पर हमले करते हैं। लेकिन वो ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि इंडिया ने अपने गरीब ट्राइबल कम्यूनिटीज़ को इनके हकूक़ से महरूम रखा हुआ है। ये लोग अपनी ज़मीन पर गरीब हैं, जबकि वहाँ के कुदरती वसाइल का कॉर्पोरेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँच रहा है। नाज़रीन, भारतीय हुकूमत को चाहिए कि वो अपने लोगों के साथ डायलॉग करे और उनके मसाइल को सुने और उनके हकूक़ की फरहमी को यकीनी बनाए। लेकिन बदकिस्मती से भारत की जो पॉलिसीज़ हैं और जो मौजूदा उनका एक रवैया है, स्पेशली माओइस्ट के साथ, कश्मीरियों के साथ, वो इस बात का सबूत है कि वो अपने लोगों के साथ अमन व अमान कायम करने के बजाय ताकत के नशे में बिल्कुल मस्त हैं। और भारत मुसलसल अपने ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, फिर उसे तशद्दुद से दबाने की कोशिश कर रहा है। ये बात भी नोट करने की है कि इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस ऑपरेशन को कैसे जस्टिफाई किया है। पुलिस का दावा है कि उन्होंने ऑटोमेटिक वेपन्स और ग्रेनेड लॉन्चर्स बरामद किए हैं, लेकिन क्या ये पहली बार है कि इंडिया ने अपने ही लोगों को निशाना बनाया है और उसके लिए झूठे इल्ज़ामात का सहारा लिया है? यहाँ एक पैटर्न नज़र आता है जो इंडिया के अपने ही शहरियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन पॉलिसी को साबित करता है। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर दाखिला अगर अमित शाह का जो बयान है अगर उस पर गौर किया जाए तो उन्होंने इसे नक्सल फ्री इंडिया की तरफ एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया। लेकिन क्या सिर्फ तशद्दुद के ज़रिए कोई मुल्क अपने लोगों के मसाइल हल कर सकता है? छत्तीसगढ़ में हेल्थ केयर की सहूलियात नहीं है, जो बेसिक एजुकेशन तालीम का निज़ाम बिल्कुल तबाह है और लोगों के पास रोज़गार के मौके नहीं हैं।
ये जो रेलेवेंट यहाँ पे ये भी बहुत रेलेवेंट बात है कि माओइस्ट जो होते हैं या ट्राइबल कम्युनिटीज़ की जो ज़बान है इनकी एक ही ज़बान है और वो इनके मसाइल को समझ सकते हैं, उनकी तकालीफ को जान सकते हैं। छत्तीसगढ़ के ट्राइबल इलाक़ों में 1967 से जो तहरीक चल रही है उसका बुनियाद यही है कि वो इंसाफ का मुतालबा करते हैं, लेकिन इंडियन हुकूमत उसे सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मसला समझती है। नाज़रीन, भारत के पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो इन इलाकों में डेवलपमेंट करता, लोगों को रोज़गार देता, तालीम का निज़ाम बेहतर करता, या फिर वो फोर्स का इस्तेमाल करता। और भारत ने नाज़रीन बदकिस्मती से दूसरा रास्ता चुना आज तक वहाँ के लोगों को बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं है। उनके इलाकों से निकलने वाले जो बेसिकली मिनरल्स हैं वहाँ से करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं, लेकिन जो मादनियात हैं उससे लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये वाक़या एक बार फिर साबित करता है कि इंडिया की हुकूमत अपने लोगों के मसाइल को समझने की बजाय उनकी आवाज़ को दबाने में यकीन रखती है। ऐसी पॉलिसीज़ से ना सिर्फ इंडिया के अंदर कशीदगी बढ़ेगी बल्कि पूरे खित्ते में अमन के लिए ख़तरा पैदा हो सकता है। इंडिया को चाहिए कि वो अपने ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ डायलॉग शुरू करें और इनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें। नाज़रीन, आपने सुनी छत्तीसगढ़ की कहानी, अब बात करेंगे कश्मीर की, लेकिन एक ब्रेक के बाद। बिल्कुल, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। जब से 2019 में जब से आर्टिकल 370 की मनसूखी हुई उसके बाद से भारतीय हुकूमत में मकबूजा कश्मीर में 50 से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। उसमें नई सड़कें, रेलवे लाइंस, टनल्स और रिहायशी कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। मोदी हुकूमत का दावा है कि ये प्रोजेक्ट्स इलाके में इकनॉमिक बेसिकली मुआशी इस्तेहकाम लाएंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ पर हकीकत बिल्कुल कुछ और है। बिल्कुल, और भारत के इन प्रोजेक्ट्स की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान कश्मीर के किसानों को हो रहा है। मिसाल के तौर पर पुलवामा में हुकूमत ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए 600 एकड़ ज़मीन लेने का फ़ैसला किया है। ये ज़मीन इसमें ज़मीन जो है वो ज़्यादातर ज़रई ज़मीन है, उसमें बागात भी शामिल हैं जिन पर 4 मिलियन लोगों की लाइवलीहुड्स मुनसर करती हैं। और हैरानकुन बात यह है कि NIT के लिए 300 एकड़ ज़मीन काफ़ी होगी, लेकिन हुकूमत इससे दुगनी ज़मीन ले रही है। नाज़रीन, मलिक हारून नाम के एक लोकल किसान की कहानी इस जुल्म की अक्कासी करती है। उन्होंने अल जज़ीरा से बात करते हुए कहा कि उनके पास 1.5 एकड़ ज़मीन है जहां वो सेब, नाशपाती, आलू बुखारा और बादाम उगाते हैं। पीर पंजाल की खूबसूरत बर्फ़ानी पहाड़ियों के सामने उनका बाग रमशी नाला से सैराब होता है। हर साल 30 टन फ्रूट पैदा करता है जिससे उनकी सालाना आमदनी $11,000 है। लेकिन अब ये सब NIT प्रोजेक्ट के लिए लिया जा रहा है। नाज़रीन, जब इस तरीके से ज़मीन का कब्ज़ा किया जाता है किसी कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट को परसू करने के लिए, तो वहाँ सबसे बड़ी कंसिडरेशन जो होती है वो ये होती है कि वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनकी लाइवलीहुड्स का क्या होगा, क्या उनको किसी किस्म की कॉम्पनसेशन मिलेगी। या आपको ये भी बताएं कि जो ख़ास तौर पर हम इस इलाके की बात कर रहे हैं, इन इलाकों में ज़्यादातर लोगों के पास कोई और ज़रिया माश नहीं होता, वो इसी लैंड से ही सारी अपनी कमाई करते हैं। ये लोग भेड़ बकरियाँ पालते हैं, इनके जानवर भी इन्हीं ज़मीनों पर चलते हैं। एंटी करप्शन एक्टिविस्ट राजा मुजफ्फर भट्ट का भी कहना है कि लैंड एक्विजिशन का तरीका बहुत ही ज़्यादा आर्बिट्री है। लोगों को 1990 के कानून के तहत कॉम्पनसेशन दी जा रही है, जबकि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद 2013 का कानून लागू होना चाहिए जो मार्केट रेट से 4 गुना ज़्यादा मुआवजा देने का हुक्म देता है। और नाज़रीन, ये पुलवामा के 10 गाँवों की कहानी है, बहुत बड़ा रकबा है। और अगर हम मज़ीद बात करें जो मकबूजा कश्मीर में रेलवे प्रोजेक्ट्स भी बड़ी तबाही का सबब बन रहे हैं। इस वक्त कश्मीर में सिर्फ एक रेलवे लाइन है जो बनी हाल को हारमोला से जोड़ती है, लेकिन अब हुकूमत 5 नई लाइन्स बना रही है जिनके लिए सैकड़ों एकड़ ज़मीन ली जाएगी। देर हमा के गाँव में ग़ुलाम मोहम्मद 73 के पास 1.5 एकड़ ज़मीन है जिसमें हज़ारों सेब के दरख्त हैं। हर साल $13,000 की उनको आमदनी होती है, लेकिन उन्होंने जब अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया तो उसमें उन्होंने बताया कि उनकी अब 1 एकड़ ज़मीन रेलवे स्टेशन के लिए ली जा रही है। नाज़रीन, ये इससे जो एक साबित होता है कि भारत अपनी मकामी आबादी यानी जो मेन लैंड इंडिया है उसको वहाँ से मूव करके मकबूजा कश्मीर में वहाँ पे शिफ्ट करना चाहता है, ये मंसूबे बना के, ताकि जो एक वहाँ का एक समझे कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन है उसका बैलेंस ख़राब किया जाए। और ये
मतलब ये एक ऐसा शो है जो वी ऑल नो वेरी वेल अबाउट हाउ दिस काइंड ऑफ थिंग प्लेज आउट। यहाँ ये भी बताएं कि देरामा में 150 घर हैं जिनमें से 80 घर जो है वो उनकी इनकम के ज़रिए इस वक्त ख़त्म हो चुके हैं। लोगों ने मुतादिद प्रोटेस्ट भी किए हैं और इनका कहना है कि उन्होंने कभी स्टेशन की डिमांड नहीं की थी। ये ज़मीनें इनकी फैमिली इनहेरिटेंस हैं और जनरेशन से इनकी लाइवलीहुड का ज़रिया भी हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस के दौर में ज़मीनें इन बच्चों के लिए आखिरी सहारा हैं। नाज़रीन, अगर हम बात करें श्रीनगर की तो उसके गिर्द एक रिंग रोड बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई 6.4 किलोमीटर है। उसका मकसद बज़ाहिर ट्रैफिक को कम करना है, लेकिन इससे सिविल और मिलिट्री गाड़ियों को जो पाकिस्तान और चीन की सरहद के करीब जाने वाले अजला, हारमूला में और गांदरबल तक रसाई आसान हो जाएगी। और इस प्रोजेक्ट के लिए चावल के खेत और सेब के बागात तबाह किए जा रहे हैं। ये न सिर्फ वहाँ की इकोलॉजी को बहुत बड़ी थ्रेट है बल्कि वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा एक मसला है ये। असल बात यह है कि नाज़रीन, इंडिजिनस कम्युनिटीज़ जो होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा हज़ारों सालों से कोई कम्युनिटी बलूचिस्तान में वाक़ है और या सिंध में वाक़ है तो जाहिर सी बात है हमें उनकी कदर करनी चाहिए। सिमिलरली इंडिया को भी जो भी इनकी आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं, इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, इनकी कदर करनी चाहिए क्योंकि यही वो लोग हैं जिनकी वजह से आज तक हमारे पास कुछ ना कुछ ज़मीनी ख़जाने मौजूद हैं, मिनरल रिसोर्सेज अभी तक मौजूद हैं, जंगलात मौजूद हैं। वरना अगर हमारी हुकूमतों का बस चले तो वो हर चीज़ को तोड़ फोड़ के एक नई हाउसिंग सोसाइटी बना दें। यहाँ भी हम यही देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर फुल जोर है, लेकिन जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के राइट्स हैं वो बिल्कुल नहीं। और जो भारत का मेन मकसद है, जैसे मकबूजा कश्मीर में ये जो माओइस्ट को कुचल रहे हैं, उसका मकसद यही है कि वो अपनी उजारादारी वहाँ पर कायम करें। जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो क्यों बनाए जा रहे हैं कि वहाँ पे इकोनॉमिक अट्रैक्शन पैदा की जाए बाहर से आने वालों के लिए, कि वो फिर कश्मीर में ताकि वहाँ की कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए। नाज़रीन, हमने बात की कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ से लेके कश्मीर तक काफ़ी ज़्यादा मसाइल फेस करने पड़े हैं इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को, जिनका वो लैंड है जहाँ पे वो हज़ारों लाखों सालों से अपनी लाइवलीहुड्स परसू कर रहे थे। इसी तरह की कहानी गज़ा के फ़लस्तीनियों की भी है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त रियल इस्टेट डेवलपमेंट करना चाहते हैं गज़ा के अंदर, तमाम गज़ा के फ़लस्तीनियों को उनका इनखला जो है वो उसको गारंटी करना चाहते हैं और किसी किस्म की ये गारंटी नहीं देना चाहते कि क्या उन्हें वापस बुलाया जाएगा, किस तरीके से उन्हें कॉम्पनसेशन दी जाएगी, किस तरीके से ये रिलोकेशन होगी और इसके प्लान्स एक्चुअली हैं क्या। तो ऑब्वियसली जब आप इतने ज़्यादा वेग और इतने ज़्यादा ब्लेटेंट स्टेटमेंट्स देते हैं तो पूरी दुनिया से रिएक्शन आता है और सऊदी अरब की तरफ से भी काफ़ी गहरा और काफ़ी कॉन्डेमनेशन का रिएक्शन आया है। आइए देखते हैं कि इसमें क्या फ़र्दर डेवलपमेंट सामने आई है। नाज़रीन, वैसे तो हम अपने शो में आपको बार बार बताते रहे हैं कि किस तरह मगरबी ममालिक ने फ़लस्तीन और इज़राइल के मामले पर बहुत ही मायूसकुन उनका एक रद्द-ए-अमल रहा है और उन्हें इज़राइल की अंधाधुंध हिमायत की है जो उसने इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी की है गज़ा में। लेकिन आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह कुछ ऐसे भी ममालिक हैं जिन्होंने अपनी भरपूर ज़िम्मेदारी निभाते हुए फ़लस्तीन के हकूक़ और वहाँ के लोगों की हिमायत जारी रखी है। और उसमें सैर फ़हरिस्त आज बात करते हैं सऊदी अरेबिया की। मशरक़ी वस्ता के तमाम ममालिक का बहुत ही काबिल तारीफ़ इस पर रद्द-ए-अमल रहा है फ़लस्तीन की सूरत हाल पे, और स्पेशली जो पिछले चंद रोज़ में सऊदी अरब की तरफ से आने वाला जो एक सख्त रिस्पॉन्स है उसकी वजह से बाकी तमाम ममालिक को भी ताकत मिली है कि वो स्पेशली मशरक़ी वस्ता में कि वो नेतन्याहू के जो नापाक अज़ाइम हैं उसको जो है उसका सामना कर सकें और उसको रेजिस्ट करें। जैसे कुछ दिन पहले जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ बैठते हुए एक मंसूबे का ऐलान किया कि वो फ़लस्तीनियों को उनकी जगह से हटाकर कहीं और बसा देंगे और वहाँ पे वो कोई वाटर फ्रंट बना देंगे, तो ये फ़लस्तीनियों की एथनिक क्लेंजिंग या नस्ल कशी के ही बराबर था। और इस पर नेतन्याहू का ये एक मंसूबा हमेशा से रहा है कि गज़ा की पट्टी को फ़लस्तीनियों से खाली करा के उस पर इज़राइल की उजारादारी कायम की जा सके। लेकिन इस दफ़ा जो इस पर अरब ममालिक का नाज़रीन जो रद्द-ए-अमल आया है वो इंतहाई काबिल तारीफ़ है और सऊदी अरब ने इसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। न सिर्फ सरकारी सतह पर बट समाजी सतह पर भी उन्होंने इस पर बहुत भरपूर रद्द-ए-अमल दिया है। पहले तो उनका बड़ा एक सऊदी वज़ारत ख़ारजा का जो बहुत ही एक सख्त रद्द-ए-अमल आया, स्पेशली जो उनके शाह फरहान बिन फैसल जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहा कि इज़राइल बेसिकली और नेतन्याहू कोशिश कर रहे हैं कि वो दुनिया का ध्यान बटाएं जो इज़राइल के जो जराइम रहे हैं गज़ा में और वहाँ पे फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी करने पे। और सऊदी अरेबिया ने अपना मौक़िफ़ जो शाह फैसल के दौर से रहा है आज तक चलता आ रहा है, उसने उसको दोहराया कि वो इज़राइल के साथ ताल्लुकात की नॉर्मलसी की जानिब सोच भी नहीं सकता जब तक 1967 की जो अक़वाम मुत्तहिदा है कि जो
रूल्स हैं उसके मुताबिक 2 स्टेट सोल्यूशन और उसके मुताबिक जो सरहद है उसके तहत 2 स्टेट सोल्यूशन की जानिब ना जाए। और नाज़रीन उसके बाद जो है जब ये यहाँ तक बात सिर्फ नहीं रुकी बल्कि नेतन्याहू ने तो ये तक कह दिया कि सऊदी अरब के पास ज़मीन है वो फ़लस्तीनियों को अपने पास रीसेटल कर ले। तो इस पे भी जो है बहुत वाइड स्प्रेड एक कंडेमनेशन आई है पूरी अरब ममालिक, चाहे वो कतर हो, उर्दन हो, मिस्र हो, मुत्तहिदा अरब अमारात हो, कुवैत हो, इराक़ हो। और जो नाजरीन GCC है, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल, उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वो इस तरह के किसी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे, बल्कि GCC के सेक्रेटरी जनरल ने नेतन्याहू के जो रिमार्क्स थे उनको बहुत डेंजरस और इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना करार दिया। और इसका सऊदी अरेबिया ने तमाम अरब ममालिक की हिमायत का शुक्रिया भी अदा किया। शाह मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरेबिया के वज़ीर आज़म भी हैं और ऑब्वियसली उस वक्त जो है वो बड़े एक डायनेमिक और आइकॉनिक दुनिया के लीडर उभर के सामने आए पिछले 10 सालों में। और उसके बाद जो अभी सऊदी मौजूदा वज़ीर ख़ारजा हैं शाह फैसल बिन फरहान, उनके आपने तमाम बयानात देखे और उसकी रोशनी में नाज़रीन ये कहा जा सकता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था कि सऊदी अरब को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की ज़रूरत नहीं है इज़राइल के साथ अपने ताल्लुकात स्टैब्लिश करने के लिए, नॉर्मलाइज़ करने के लिए, ये तमाम जो बयानात हैं उसकी नफ़ी करने हैं। और ये बड़ी अहम बात है क्योंकि नाज़रीन ये बयानात और ये जो रिपोर्ट रखी गई है ये सऊदी सरकारी नशरियाती इदारे की तरफ से रखी गई है। इससे पहले जो नेतन्याहू के जो जराइम एक्सपोज किए हैं वो भी सऊदी सरकारी नशरियाती इदारे ने किए। और एज़ अ होल जो पूरा एक सऊदी अरब का पिछले दिनों में उनके मौक़िफ़ में मज़ीद मजबूती आई है, उससे यही साबित होता है कि वो अपनी जो उनकी पोजीशन हमेशा से रही है 60 की या 70 की दहाई से आज तक वो उस पर कारबंद हैं कि जब तक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम जो 2 स्टेट सोल्यूशन है वो 1967 अक़वाम मुत्तहिदा की जो बायलाइन है उसके तहत नहीं होता, इज़राइल की जानिब ताल्लुकात की मजबूती का सोचा भी नहीं जा सकता। और ये नाज़रीन इंतहाई काबिल अमल बात है इस वजह से कि इससे फ़लस्तीनियों की हौसला अफजाई होती है और उनको हौसला मिलेगा क्योंकि सऊदी अरेबिया ऑब्वियसली इस पूरी इस्लामी दुनिया को लीड करता है और उसका बहुत ज़्यादा असर रसूख है पूरी दुनिया में और तमाम इस्लामी ममालिक में भी। तो ऑब्वियसली जब उसके मौक़िफ़ में एक बड़ी मजबूती आई है तो तमाम ममालिक भी ऑब्वियसली अपनी इज़राइल की जो मुखालफत है और जो फ़लस्तीनियों की हिमायत है उसकी तरफ जो उनके भी मौक़िफ़ में मजबूती आएगी और इससे फ़लस्तीनियों के सिफारती सतह पर और सरकारी सतह पर बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होगी। और इससे आई थिंक उनको मैसेज आएगा कि पूरी इस्लामी दुनिया उनके साथ खड़ी है और भरपूर अंदाज में खड़ी है। और बेसिकली उनको जिस तरह वेस्टर्न दुनिया ने डिसअपॉइंट किया है, बहुत मायूस कन रहा है, उसके बरक्स इस्लामी दुनिया ने काफ़ी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हैं बहुत बेहतरीन मेरे ख़्याल में इस पे उनका मौक़िफ़ रहा है। स्पेशली ये जो पिछले दिनों में जो बहुत ही एक गुमराह कुन बयान सामने आया था अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इज़राइली सदर बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, तो उसका एक बड़ा जामे रद्द अमल गया और पूरी दुनिया को बताया है कि जी ये काम बिल्कुल भी काबिल अमल नहीं है और बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है इस्लामी दुनिया को, स्पेशली फ़लस्तीन को जो कि फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। नाज़रीन, धरती माँ है और वो सिर्फ इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये एक जुमला है जो हम रिपीट करते हैं, वो इसलिए भी है क्योंकि धरती के बगैर हम में से किसी का गुजारा नहीं है। हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, एट द एंड ऑफ द डे वो इस धरती में से ही आता है। और जो लोग इस धरती के रखवाले होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा कदर करनी चाहिए, ना कि सबसे कम। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंडिया में ट्राइबल कम्यूनिटीज़ के ख़िलाफ़ एक जंग छिड़ी हुई है, उनको अपने ही इलाकों से निकाल दिया जा रहा है, उसी तरह हम ये भी देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की रियल इस्टेट की हवस में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ एक और नया चैलेंज उनके सामने आ गया है। अभी सीज़फायर की डील हुई ही नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऐलानात शुरू कर दिए कि किस तरीके से वो कब्ज़ा करना चाहते हैं। इन तमाम मामलात में हम सबको बहुत ज़्यादा गहरी नज़र भी रखनी होगी और उसके साथ साथ दुनिया भर की हुकूमतों को अपना रोल जो है वो उसको अदा करना होगा। और नाज़रीन, जो भी इस मामले में अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेगा हम उसकी हौसला अफजाई करेंगे, जिस तरह हमने आज सऊदी अरब की और बाकी जो ममालिक फ़लस्तीन के वाले से अपनी ज़िम्मेदारी का जिनको एहसास है उनकी हौसला अफजाई आज हमने की और हम इस पर आगे भी बात करते रहेंगे। लेकिन हमारे शो का यहाँ पर वक्त हो जाता है ख़त्म। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले शो में इंशाल्लाह। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।